चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में मानस जी, राजेश जी और अरुण जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही सौमिल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल की एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस यानी कि मोजिक की आज शुरुआत हो रही है। इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सेल्स गौतम दुग्गड़ से, और टेक्निकल से बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए वोल्टास के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुंदन मेनन भी होंगे हमारे साथ, और नूपुर से जानेंगे कि Q1 पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट क्या कहती है, कहाँ से मिले सरप्राइज। बहुत कुछ है, तो आज मैं अपनी मार्केट की कमेंट्री को थोड़ा ब्रीफ रखता हूँ। वीरू, निफ्टी 80 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। निफ्टी में अगर आप टॉप गेनर देखेंगे तो हिंडाल्को और एक्सिस बैंक, टॉप लूजर HDFC लाइफ भी, टॉप लूजर्स में TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और SBI। तो IT और एक दो बैंक्स हैं जहां पर प्रेशर आ रहा है। आज का स्टॉक ऑफ द डे अभी भी फिजिक्स वाला, अब करीब करीब 10% ऊपर आ रहे हैं। आज से सिंपल सी आवाज़ पर आपको एक क्लियर व्यू दिया गया था कि अगर नीचे खुले तो लेने का बहुत शानदार मौका होगा। यहाँ पर अच्छे मूव्स। इसके अलावा BSE टॉप लूजर 4.5% नीचे। अब ये भी हमने बिग स्टॉक में डिस्कस किया था नेगेटिव साइड पर। और वोल्टास करीब करीब 3.5% नीचे नंबर्स के बाद। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आप देखिए दो लिस्टिंग्स भी हैं। धूत ट्रांसमिशंस लगभग 871 का इशू प्राइस है, उसको भी नजर डालेंगे एक बार। और मोलबियो डायग्नोस्टिक्स का, ये दो अगर आप देखें तो आज कमेंसमेंट ऑफ करियर इन स्टॉक मार्केट है ना, बाजार में। धूत ट्रांसमिशन करीब 1176 पर शानदार लिस्टिंग 34%। वाह, मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसी लिस्टिंग देखी। और मोलबियो डायग्नोस्टिक्स पे अगर आप देखें तो करीब 18%, 956 पर। अब चलिए ट्रेड्स पिक करते हैं। ये दो लिस्टिंग्स देखने के बाद पैनल आपकी स्क्रीन पे रखिए प्लीज़ जरा और उनसे ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त सौमिल मेहता और मानस, राजेश जी, अरुण पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में है। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे दो ट्रेड होंगे। पहला ट्रेड होगा ऑन भेल। भेल में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। ट्रेडिंग अबव एवरेजेस, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। इन द लास्ट लास्ट 1-2 महीने में एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमने देखा है। ये कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। आवरली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। सो ग्रेट सेटअप। भेल में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 410 पर, विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज। और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 470 पर। दूसरा कॉल होगा पॉलीकैब। पॉलीकैब में लास्ट कुछ हफ्तों से, लास्ट 2-3 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन साइडवेज मूव देखा गया, लेकिन अपवर्ड साइडवेज है। और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है। मेरे टारगेट्स ऊपर में होंगे 9800 के, और नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 9100 पर। ओके, अरुण, आपके दो ट्रेड्स। जीवरन जी, दोनों ट्रेड्स दोनों बाई साइड ही रहेंगे। कैपिटल गुड्स सेगमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टॉक मेरा कमिंस इंडिया में बाई करने की सलाह है। एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है 5300 5350 के आसपास। मुझे लग रहा है अगर ये मोमेंटम कैरी होता है तो बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। तो करंट लेवल के आसपास बाई करें। 5372 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5523 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया के स्पॉट के लेवल्स में आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक मुझे लग रहा है CG पावर में एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो CG पावर को खरीदने की सलाह है 894 895 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 885 के आसपास लगाएं और 912 तक के टारगेट्स CG पावर में आ सकते हैं। दोनों में प्रीएम्प्टिव बाइस है, दोनों ब्रेकआउट के आसपास खड़े हैं। मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस के हिसाब से दोनों में अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। ओके, CG पावर। मानस, आपके दो ट्रेड्स। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन TVS मोटर्स पे है, जहां पर करीब 4 दिनों में हम करेक्शन देख रहे थे, लेकिन आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। तो TVS मोटर्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 4300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 4775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 4775 के। ये कैश लेवल्स हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो नॉन FNO स्टॉक है। शैली होटल के चार्ट्स देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 815 रुपए के आसपास। स्टॉक ने आज 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो शैलेट होटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 820 रुपए के रहेंगे, टारगेट 880 रुपए के रहेंगे। ओके, राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। अजय, अनुज जी, देखिए जो पहला ट्रेड होगा वो रहेगा पॉलीकैब पे।
बेहतरीन स्ट्रक्चर है और आज सबसे बड़ी बात है इसने अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मोमेंटम दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई है। 9400 के आसपास है, 9350 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा इसका 9500 से लेकर 9550 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा बीडीएल। मुझे लगता है बीडीएल इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये फिर से अपनी ताकत आजमा रहा है। 1390 1400 इसका एक क्लस्टर है, सपोर्ट जोन है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 1380 का और बीडीएल को बाय करना है। इसने ब्रेकआउट दिया है अनुज जी, मेरे हिसाब से 1450 से लेके 1460 तक का स्विंग इंट्राडे बीडीएल में आना चाहिए। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं अगली डिस्कशन का। Q1 का अर्निंग सीजन खत्म हुआ फ्राइडे को। मोतीलाल ओसवाल की अर्निंग्स रिपोर्ट क्या कहती है, जानते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वार्टर वन का रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सारी कंपनीज के रिव्यू पर एक रिपोर्ट निकाली है, जहां पर उनका कहना है कि क्वार्टर वन में ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है और सरप्राइज कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आते हुए नजर आया है। क्वार्टर वन FY27 में लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों सेक्टर्स में देखे, तीनों कैप्स में देखे तो आपको अनुमान से अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। इंटरेस्टिंगली 19 सेक्टर्स की तरफ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, यानी कि अनुमान से अच्छे नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे। निफ्टी 50 के जो मुनाफे का अनुमान था वहाँ से आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। 18% की ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। 10 तिमाहियों में सबसे अच्छी ग्रोथ क्वार्टर वन FY27 में रही है, तो FY27 के लिए क्वार्टर वन काफ़ी अच्छा सेट यहाँ पे हुआ है अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से। निफ्टी 50 में 10% ग्रोथ का अनुमान था, उसके मुकाबले 18% की ग्रोथ रही है। 8% का बीट आपको मुनाफे के तौर पर नजर आएगा। 130 कंपनियों के EPS में 3% से ज्यादा का इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल जो है वहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। पिछले कुछ समय में, पिछले साल देखें तो मेटल बॉटम 10 में था, जो कि अब टॉप कंट्रीब्यूटर बनता हुआ दिखा है। हिंडाल्को और JSW स्टील की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। मेटल और फाइनेंशियल दोनों ही सेक्टर्स ऐसे थे जहां पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। ऑलमोस्ट 60% का कंट्रीब्यूशन इन सेक्टर से इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ONGC, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील और भारती जो है यहाँ पे अर्निंग्स काफ़ी अच्छे रहे। बड़े ड्राइवर यही बने हैं। इन 5 शेयरों की वजह से जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें 60% योगदान इन 5 कंपनी से आते हुए नजर आया। सुपर हीरो क्वार्टर वन के सेक्टर्स के तौर पर फाइनेंशियल, मेटल, ऑयल एंड गैस आपको नजर आएगा। ऑयल एंड गैस में एक्सक्लूडिंग OMCs जो बाकी के स्टॉक्स है वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ अंडर परफॉर्मेंस OMC सीमेंट की तरफ से देखने को मिली। हालांकि इंडिको की तरफ से भी निराशा इस क्वार्टर में देखने को मिली थी। अब लार्ज एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ आपको वहीं पर नजर आएगी। 31% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिड कैप में अच्छा प्रदर्शन रहा है, 23% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला और लार्ज कैप का भी सपोर्ट इस क्वार्टर में रहा। 21% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब ये जो ग्रोथ है वो आपको EPS अपग्रेड इसकी वजह से आते हुए नजर आए। हर एक डाउनग्रेड के मुकाबले देखें तो 1.5 कंपनियां यानी कि 1.5 कंपनियों का EPS अपग्रेड इस क्वार्टर में होते हुए दिखा है। FY27 निफ्टी EPS का अनुमान भी 0.6% तक बढ़ाया गया है। एक बार EPS के आंकड़े आपके सामने रखें। FY27 EPS अनुमान 1232 रुपये का दिखेगा, ग्रोथ 0.6% के आसपास की। FY28 का भी अनुमान जो बढ़ाया गया है 1425 रुपये का EPS अनुमान है, 0.3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप के लिहाज से भी कंपनीज देखें तो आउट परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर वन में। ओके, चलिए शुक्रिया नूपुर। तो ये एक रिपोर्ट, अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के ऑथर से। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की साइडलाइन से, जहाँ पर देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज निवेशक और कॉर्पोरेट्स जुड़ने वाले हैं, वहाँ से हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेल्स गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वैसे अब तो आप हेड ऑफ सेल्स हो गए हैं, लेकिन ये आई एम श्योर कि इस रिपोर्ट में आपका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो इस रिपोर्ट पर आता हूँ मैं। पहले ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसी रही? ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए, और अभी तक का पार्टिसिपेशन कैसा है? अनुज जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कॉन्फ्रेंस का शुरुआत अभी हुआ है। आज सुबह 8 बजे से हमारी कॉन्फ्रेंस चालू हुई है। CEO ट्रैक सेशन अभी बस, जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, उधर CEO ट्रैक सेशन आरंभित हो रहा है रामदेव जी के इनॉग्रल सेशन से।
बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल्स है। हम यहाँ पे 1400 इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर नेक्स्ट 3 डेज। 180 कॉर्पोरेट्स है। लास्ट ईयर हमने 16,000 मीटिंग्स कराई थी, इस साल हम 21,000 मीटिंग्स करा रहे हैं इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के बीच। तो बहुत ही ऑल टाइम हाई आंकड़े हम देख रहे हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हिसाब से देखें आप, चाहे इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें, या चाहे नंबर ऑफ मीटिंग्स के हिसाब से देखें। और हमारे कॉन्फ्रेंस का हमेशा से जो एक यूनिक फीचर रहा है सीईओ ट्रैक, 15 सीईओ स्पीकर्स आज और कल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में अपना नज़रिया पेश करेंगे अपने अपने कंपनीज और सेक्टर्स को लेके। ओके, चलिए गौतम जी, अब अर्निंग सीजन खत्म हुआ, अभी हम आपकी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर ओवरऑल क्या नज़रिया बन रहा है? सो अनुज, ये कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन जो रहा है वो पिछले 3 साल का बेस्ट अर्निंग सीजन रहा है। आप किसी भी नज़रिए से देखें, एब्सोल्यूट एग्रीगेट ग्रोथ के हिसाब से देखें, स्प्रेड ऑफ अर्निंग्स के हिसाब से देखें, अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशो, नंबर ऑफ सेक्टर्स जिन्होंने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ एक्स OMC 23% रही है हमारे कवरेज के 390 कंपनीज़ की। निफ्टी की 18% अर्निंग्स ग्रोथ रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप की और भी बेहतर रही है। मिड कैप 25%, स्मॉल कैप करीबन 30%। तो ये बेस्ट आंकड़े रहे पिछले 10-12 क्वार्टर्स के। मोर इम्पॉर्टेंटली अर्निंग्स अपग्रेड आई है 3 साल बाद। हमने अगले जो क्वार्टर्स के अर्निंग्स है फुल ईयर FY27 के, हमारे कवरेज यूनिवर्स के अर्निंग्स 2% से बढ़ा है, निफ्टी का 0.6% से बढ़ाया है। 130 कंपनीज में अर्निंग्स अपग्रेड हुई है, केवल 90 में डाउनग्रेड हुई है। तो ये रेशो 1.5 गुना है, जो कि पिछले 10-12 क्वार्टर से 0.5-0.6 था डाउनग्रेड के फेवर में। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अपग्रेड ज़्यादा हुए हैं। जो हम 31 सेक्टर कवर करते हैं उसमें 20 अहेड ऑफ एस्टिमेट्स आए हैं, 9 इनलाइन आए हैं। तो केवल 2 सेक्टर्स ने हमारे अर्निंग्स मिस की है। तो आप कोई भी एंगल से देखिए, कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन ये पिछले कई क्वार्टर्स का बेस्ट अर्निंग सीजन रहा है। और मुझे लगता है निफ्टी भी 2 साल बाद शायद ये साल 15% अर्निंग्स ग्रोथ करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट रही है अर्निंग्स में वो बियॉन्ड निफ्टी रही है, बियॉन्ड टॉप 100 कंपनीज रही है। तो मिड एंड स्मॉल कैप के अर्निंग्स हमें लगता है बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा गौतम जी, अब आते हैं कुछ स्पेस पर। मैं 2022 से लेकर 26 के बीच में एक सिक्लिकल स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया था, दैट वाज मेटल्स। बहुत अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। बट यही होता है ना कि टॉप पे आके आपकी अर्निंग सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही हैं आपकी। इस बार मेटल्स में आपको नंबर्स कैसे लगे, और क्या मेटल्स अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फेज में रहेंगे क्या? मेटल्स के नंबर्स बहुत अच्छे थे, बेस्ट अमंग्स दी सेक्टर्स व्हिच हैव डिलीवर्ड नंबर्स दिस क्वार्टर। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, BFSI, NBFC नॉन लेंडिंग, ये सारे सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। और मेटल्स तो पिछले 3 साल से अच्छा नंबर्स दिखा रहा है। अगर ये साल का नंबर्स मेटल्स का जो हमने अनुमानित किया, अगर वो आता है, तो शायद ये पिछले 10-12 सालों में पहली बार होगा कि लगातार 3 साल मेटल्स की अर्निंग्स पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। बट आपने सही कहा कि एक सिक्लिकल सेक्टर है, और ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर, कई सारे फैक्टर्स इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से बॉटम अप तरीके से एनालिसिस करके अपने स्टॉक पिक चूज़ करने होंगे। हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हिंडाल्को रखा है, इसके अलावा हमें JSW स्टील भी पसंद है। अच्छा गौतम जी, अभी बैंक्स और NBFCs में दोनों के नंबर्स आपने देखा, प्राइस एग्रेशन NBFCs में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग्स क्या बता के गई हैं, यहाँ से आउट परफॉर्म कौन करेगा विद इन फाइनेंस स्पेस? हमें हमारा जो व्यू रहा है पिछले 3 सालों से ये रहा है कि प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म करेगी। विद इन बैंक्स PSU बैंक्स हमारा प्रेफरेंस था। बट हमारा पूरा BFSI में नंबर 1 पिक NBFCs रहे हैं, चाहे लेंडिंग हो नॉन लेंडिंग हो। और ये क्वार्टर में NBFC लेंडिंग का ग्रोथ 30% था। नॉन लेंडिंग जो कि ज़्यादातर कैपिटल मार्केट कंपनीज है, वहाँ पे भी 28% अर्निंग्स ग्रोथ आया है। तो विद इन फाइनेंशियल्स हमारा प्रेफरेंस बहुत क्लियर है कि नॉन बैंक्स की तरफ हम ज़्यादा हमारा रुख रखे हैं। तो कंपनीज लाइक चोला, श्रीराम फाइनेंस, HDFC AMC, ग्रो, BSE, ये सारे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ में हैं। और हमें ये लगता है कि कैपिटल मार्केट का जो थीम है, हमने जब से कवरेज किया है 3 साल पहले से, हमने इसे एक डेकेडल थीम करके कॉल आउट किया है, और ये अभी भी वैलिड है। अगला 5-7 साल हमको लगता है कि कैपिटल मार्केट का थीम प्रचलन में रहेगा, और वही हमारा प्रेफरेंस रहा है विद इन फाइनेंशियल्स। ओके, आई थिंक एक कंपनी आई एम श्योर जिसको हाउसफुल होगा, वैसे तो खैर ऑलमोस्ट सभी हाउसफुल होने चाहिए, लेकिन आई एम श्योर जो बिल्कुल हाउसफुल होगा वो होना चाहिए सर्वम।
आपकी कॉन्फ्रेंस में जो सरगम आ रही है, तो एक तो एआई पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है और आईटी पर अब क्या व्यू बनेगा? क्योंकि इस क्वार्टर में नंबर्स भले ही कंपनियों के खराब रहे, लेकिन कई कंपनियों ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए हैं और लग रहा है कि आगे एआई पर फोकस थोड़ा हेल्प कर रहा है उन्हें। डेफिनेटली अनुज, एआई का एक आईटी में एक बाउंस बैक ज़रूर आया है जुलाई में। हम अभी भी अंडरवेट है आईटी में। हमें लगता है कि एआई अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, कई सारे इसके इम्पैक्ट्स अभी भी नंबर्स में दिखने बाकी है। मार्केट हमेशा स्मार्टली इवेंट के पहले ही स्टॉक को रीरेट या डीरेट करता है, तो हमने एक राउंड ऑफ डीरेटिंग आईटी में देख लिया है। अभी हम थोड़ा सा लोअर लेवल पे, मुझे लगता है प्राइस कंसोलिडेशन, वॉल्यूम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन, वो सब देख रहे हैं। जहाँ तक फंडामेंटल्स का सवाल है, आईटी हमेशा से 8-10% ग्रोथ करता आया है। वो ग्रोथ ये क्वार्टर भी आई है 11%। जहाँ तक आपने सर्वम का सवाल पूछा, बिल्कुल सर्वम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सेशन सुनने को। हम सुनेंगे कि कैसे एआई का आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा अगला 3-5 साल के हिसाब से। बट अनुज, पिछले 6 महीने 12 महीने का अगर आप न्यूज़ फ्लो देखते हैं एआई का, तो इस पर एक हैंडल बनाना बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कई सारे चेंजेस हो रहे हैं और वो अलग अलग चेंजेस अलग अलग कंपनीज को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये ज़रूर क्लियर है कि इसका इम्पैक्ट आएगा प्राइस डिफ्लेशन के थ्रू। कंपनीज को अपने जो भी एफिशिएंसीज है एआई के, वो क्लाइंट्स को पास करना पड़ेगा। प्राइसिंग पावर बहुत कम होता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि मार्जिन में भी एक तरीके का कैप आ गया है। तो डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट बैलेंस शीट, बेस्ट फ्री कैश फ्लो, गुड डिविडेंड पे आउट रेशियोज एंड बायबैक्स, आईटी सेक्टर का एक बहुत ही मेरे ख्याल से शार्प डी रेटिंग हमें देखने मिला, क्योंकि ग्रोथ पे सवाल उठाने चालू हो गए हैं। अभी विद इन आईटी अगर आप हमसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कुछ बॉटम अप आइडियाज हमने रखे हैं। जैसे कोफोर्ज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। कोफोर्ज के नतीजे बहुत अच्छे थे और उनके भी सीईओ हमारे सीईओ ट्रैक में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपने कंपनी का ग्रोथ मैप हमें समझाएंगे। तो आईटी थोड़ा सा हेडविंडेड सेक्टर है, बट वैल्यूएशन वहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। ज़्यादा मुझे वहाँ पे प्राइस रिलेटेड डाउनसाइड नहीं लग रहा है, बट पैसा आपका फंजिबल होता है, कैपिटल आपका फंजिबल है, तो हमारा प्रेफरेंस अभी बाकी सेक्टर की तरफ ज़्यादा है। आईटी में हम अभी भी अंडरवेट है। ओके, अच्छा गौतम जी, अगर आप पूरे इस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से अगस्त तक के फेज को देखें, सबसे ज़्यादा प्राइस वाइज एग्रेशन हमने मिड कैप में देखा, स्मॉल कैप में देखा। अर्निंग्स अभी भी क्या कह रही हैं आपको? एग्रेशन कहाँ ज़्यादा रहेगा आगे बढ़ते हुए रेस्ट ऑफ द ईयर? अर्निंग्स का सपोर्ट कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? सो मिड कैप में पिछले 2 साल से अर्निंग्स अच्छा रहा है। ये साल भी अच्छा था। पिछले साल हमने एक्स ओएमसी मिड कैप में 20% अर्निंग्स ग्रोथ देखा। ये साल भी हमारा अनुमान 21% का है। जहाँ चेंज दिख रहा है वो स्मॉल कैप है। पिछले 3 साल स्मॉल कैप अर्निंग्स केवल 10% कंपाउंड हुई थी। जो हमारा कवरेज यूनिवर्स है 180 कंपनी का, उनका प्रॉफिट पूल 63,000 करोड़ था 2023 में, जो 2026 में 83,000 करोड़ था। तो 3 साल में केवल 10% आपको अर्निंग्स सीएजीआर स्मॉल कैप में देखने मिला। ये साल हमारा अनुमान है 30% अर्निंग्स ग्रोथ का स्मॉल कैप में, और पहले क्वार्टर में 31% हमने देखा है। तो कॉन्फिडेंस जो है स्मॉल कैप अर्निंग्स फुल ईयर 30% ग्रोथ आने का, वो हमको लग रहा है कि आ जाएगा। तो हमें स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा अर्निंग्स का ट्रैक्शन लग रहा है, जैसा कि आपने पूछा, और इसीलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हमने जुलाई के वर्जन में 700 बेसिस पॉइंट लार्ज कैप से मिड और स्मॉल कैप में ट्रांसफर किया था। ऑल राइट, ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर आपको अपनी कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, तो उसके लिए फ्री करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा बात करेंगे कॉन्फ्रेंस जब रैप अप हो रही होगी तब। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वोल्टास के मैनेजमेंट है। पहली तिमाही में वोल्टास के नतीजे मिले जुले रहे हैं। मुनाफा और रेवेन्यू दोनों बढ़कर आए हैं, हालांकि नंबर्स अनुमान से थोड़े कम रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुंदन मेनन मौजूद हैं। मुकुंदन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस बार आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही रूम एसी में, लेकिन वो एक लोअर मार्जिन पर आई। तो क्या ये कॉन्शियस डिसीजन था? क्या आपने फोकस किया मार्केट शेयर बढ़ाने पर, भले ही उसका थोड़ा इम्पैक्ट मार्जिन पर रहा हो? थैंक यू अनुज। एक्चुअली सही बात है। दी रेवेन्यू ग्रोथ 45% was a very strong revenue growth. Actually the overall profitability also for segment A, वो जो रूम एयर कंडीशनर्स का सेगमेंट है, उसमें भी बहुत 2 और 3% का इम्प्रूवमेंट देखा गया है इस पीबीटी में। सो ओवरऑल कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ 19%, पीबीटी ग्रोथ अराउंड 41% एंड
PAT growth of roughly around 51%. So margin actually has improved, and especially in the segment A, which is the room AC category, we have seen almost a 1.5 to 2% improvement in our margin profile. So market share has improved actually. Last year ये first quarter में 15.7% था, अभी वो 17.3% हो गया. So significant improvement in the market share of room air conditioners, and margin also we are seeing an improved. But आपने जो बताया तो market estimates से थोड़ा it was below the market estimates. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि क्योंकि पिछले साल तो आपके मार्जिन बहुत ही कम थे, तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि उससे तो बेहतर ही होंगे, लेकिन थोड़े एस्टिमेट से कम थे. मैं इसलिए कह रहा था, मतलब ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं. कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर अभी भी है क्या आपके ऊपर? क्या और प्राइस हाइक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? और ये रूम एसी सेगमेंट में मार्जिन कहाँ जाकर सेटल होंगे आपके हिसाब से? अनुज, इसमें जो इस साल दो इम्पैक्ट हुआ था. पहले जनवरी में जब एनर्जी लेबल टेबल चेंज हो गया था, तो उसमें रफली प्राइस इंक्रीज ऑफ अराउंड 5 to 7% इंक्रीज वी हैड टू पास ऑन टू द मार्केट बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेबल चेंज. उसके बाद वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड द करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण देयर वाज अनदर इम्पैक्ट ऑफ अनदर 5-6% ऑन द कॉस्ट, एंड उसमें से भी हम लोग ऑलमोस्ट I think 5% we have passed on to the market because we could not hold back much of the price increase. So अभी जो commodity और currency का जो stability देखने को मिलेगा, तो in case the West Asia crisis settles down, I think ये challenge निकल जाएगा. तो हमें going forward, I think the prices will stabilize. आपको याद होगा कि लास्ट सितंबर में एसी कैटेगरी का जीएसटी 28% से 18% हुआ था. तो जो प्राइस इंक्रीज ऑफ 10-12% जो कंज्यूमर को इफेक्ट होना था, उसमें से एटलीस्ट क्लोज टू 8% का रिडक्शन मिला. तो एक्चुअली फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट, लास्ट ईयर टू दिस ईयर कंज्यूमर का प्राइस ओनली अराउंड 4 to 5% इंक्रीज हुआ है. ओके, चलिए वो आप एडजस्टेड फैक्टर का जिक्र करते हैं सर. बट ये बताइए, सो फार इन दिस ईयर आपने कितना प्राइस हाइक लिया, और एटलीस्ट दिस मार्जिन ट्रेजेक्टरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंसिडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स, आपको और कितना प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है? वीरेंद्र जी, दिस टेबल चेंज के कारण रफली 7% प्राइस इंक्रीज लिया था. एक्चुअली 5% प्राइस इंक्रीज फॉर 3 stars एंड अराउंड 10% प्राइस इंक्रीज फॉर 5 stars. तो एवरेज वेटेड एवरेज 7% का इंक्रीज लिया था. और कमोडिटी इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण हमने रफली 3 to 5% प्राइस इंक्रीज लिया था. अभी एट दिस प्राइस लेवल 1-2% का अभी भी इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वी आर ओनली होपिंग दैट अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल हो जाए, तो without increase of pricing we will be able to manage the overall EBIT expectation. Now this category room air conditioner का जो कैटेगरी है, जो आपने देखा होगा all the other peer companies जो इस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका मार्जिन certainly squeeze होते हुआ हो रहा है. roughly 5% 6% के अराउंड सेटल हो रहा है. So my feeling is that ये कैटेगरी अराउंड 7-7.5% के करीब इस साल इंडस्ट्री का मार्जिन रहेगा इस कैटेगरी में. ओके सर, एक और चीज़, जुलाई अगस्त ये गुजर रहा है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जब इसी सेल्स पीक पे होती हैं, ह्यूमिडिटी को देखते हुए. करंट सेल्स मोमेंटम कैसा है? और दूसरी बात यह है कि अगले 12 से 18 महीने में आप क्या मार्केट शेयर देख रहे हैं? तो the Q2 और Q3 एयर कंडीशनर्स के लिए खास क्वार्टर्स नहीं रहते. एक्चुअली बहुत वीक क्वार्टर्स रहते हैं. रफली 15% क्वार्टर रहते हैं. दैट मीन्स एंटायर फुल ईयर का 100% में से 15% इज Q2 एंड Q3. तो जनरली वेरी वीक क्वार्टर्स रहते हैं. अभी जो जुलाई अगस्त में हम ग्रोथ 45% की काइंड ऑफ ग्रोथ नहीं दिख रहा है. रफली 10-15% का ग्रोथ दिख रहा है, एंड दैट विल कंटिन्यू इन द Q2 एंड Q3. The big next jump will come in Q4 before the season begins. So that is the way we are looking at. As far as our market share goal, आपने जैसे बताया था वीरेंद्र जी और अनुज जी ने भी पूछा था, the essential focus तो हमारा मार्केट शेयर पे है.
लास्ट ईयर 15.7% क्वार्टर वन पे था, इस साल 17.3% पे आ गया और आवर इंटेंशन इज टू गो टू एनीवेयर बिटवीन 18 to 20% बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ऑल राइट, मुकुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। मार्केट मीनवाइल डे लो पर आ चुका है। राहुल जी गुड मॉर्निंग। ये मार्केट क्या एक बड़ी करेक्शन के सेंस दे रहा है? जिस तरीके से एफआईएस की शॉर्टिंग हुई, इंडिया विक्स एकदम कॉम्प्लेसेंसी में था, आपकी क्या सेंस बन रही है? देखिए अनुज जी, 24,000 का लेवल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, साइकोलॉजिकली भी, और साथ में जो पुट राइटर्स भी हैं यहाँ पर मौजूद है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में एक बाउंस बैक जरूर बनेगा। देखिए लगातार हम पिछले 7-8 सेशन से, इनफैक्ट 10 सेशन से निफ्टी में हमने स्लोली ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स ग्राइंड देखा है। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर लाइक रिजल्ट सीजन का देखूं तो एक भी डिजास्टर Q1 में हमें एक्सीडेंट हमें Q1 में देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं लाइक ये मार्केट का जो पहले रेंज था 24,000 24,500, अब वो रेंज 24,200 24,600 का हो गया है। तो मेरा ये मानना है 24,200 के आसपास आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 24,000 का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर, और हमें लगता है कि 24,600 का री अटेम्प्ट निफ्टी में आपको आने वाले सेशंस में देखता हुआ मिल सकता है। यस, मार्केट थोड़ा सा डाउन ग्राइंडिंग जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आई थिंक 24,200 के आसपास यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग मार्केट में एमर्ज होती हुई दिख सकती है। तो हमारा ये मानना है कि रेंज बाउंड मार्केट अभी भी है, हम नीचे वाले एंड के बहुत पास ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में बनना चाहिए। ओके अच्छा राहुल जी, क्षमा चाहूँगा लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी हाँ, एक ट्रेड है BHEL लॉन्ग साइड में, यहाँ पर बाय करने की राय रहेगी। एज अ डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है 430 के आसपास इसे बाय करके चलिए। 450 460 तक के लक्ष्य हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। आज एक ही ट्रेड है लॉन्ग साइड में BHEL। एक ही ट्रेड है आज लॉन्ग साइड पर BHEL। मार्केट ही ऐसा है आज। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू। मार्केट डे लो पर 112 पॉइंट नीचे, अब 24,250 से काफ़ी करीब हैं हम, और इनफैक्ट इंटरडे में तो उसको तोड़ भी चुके हैं, लेकिन लेट्स सी उस वही लो है इनफैक्ट 24,250 का। बैंक निफ्टी में 57,150 पर हैं हम। चलिए श्रेया लौट चुकी हैं स्टूडियो में, उनके साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।